भारत में क्रूज टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है और इसी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में, जहां घरेलू ऑपरेशंस क्रूज मार्केट में लगभग 79% का शेयर रखती है और अपने बेड़े में दो नए लग्जरी क्रूज जोड़ने की तैयारी में। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कंपनी पर बढ़ता हुआ कर्ज, पीयर के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशंस और ग्रे मार्केट में फिलहाल सुस्त डिमांड कई सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आईपीओ में कोई ऐसा हिडन फैक्टर है जो निवेशकों को अप्लाई करने के लिए आकर्षित कर सकता है, या फिर ये आईपीओ केवल मजबूत ब्रांड और उच्च वैल्यूएशंस का खेल है। आज की इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, आईपीओ के उद्देश्य, वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजन, स्ट्रेंथ, रिस्क और हर उस महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि वीडियो के अंत में आप खुद डिसाइड कर सके कि वाटरवेज लीजर्स टूरिज्म आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी फाइनेंशियल और आईपीओ रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी घरेलू ओशन क्रूज ऑपरेटिंग कंपनी में से एक है। कंपनी भारतीय संस्कृति, खान पान, मनोरंजन और हॉस्पिटलिटी के आधार पर लग्जरी क्रूज अनुभव प्रोवाइड करती है। कंपनी का मुख्य क्रूज जहाज एमवी इम्प्रेस है, जो कई लोकेशंस पर ऑपरेट करता है, जैसे मुंबई, गोवा, कोचीन, चेन्नई, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, पौंडीचेरी। इसके अलावा कंपनी अंतरराष्ट्रीय रूट पर भी ऑपरेट करती है, जहां पर श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश शामिल है। भारत में क्रूज टूरिज्म अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले वर्षों में इसमें काफी तेज ग्रोथ देखने की उम्मीद की जा सकती है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है और लग्जरी ट्रेवल की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे क्रूज हॉलीडे का ट्रेंड भी लोकप्रिय हो रहा है। सरकार भी क्रूज भारत मिशन और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने 7.3 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवाएं दी है। 3.21 लाख से अधिक नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की है। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत के घरेलू ऑपरेशन क्रूज इंडस्ट्री में वैल्यू के आधार पर लगभग 79% मार्केट शेयर हासिल किया है, यानी फिलहाल ये सेगमेंट में एक मजबूत और लीडर प्लेयर माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके जहाज एमवी इम्प्रेस की खासियत की। कंपनी का प्रमुख जहाज एमवी इम्प्रेस अपने आप में एक फ्लोटिंग लग्जरी होटल जैसा है। इसमें कुल 796 कैबिन है, जिसमें शामिल है सूट्स, ओशन व्यू कैबिन्स, इंटीरियर स्टार्टर रूम्स। इसके अलावा जहाज में कई प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे रेस्टोरेंट्स, लाइव एंटरटेनमेंट शो, कैसीनो, स्पा, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, गेमिंग आर्केड, चिल्ड्रन एकेडमी, एमआईसी फैसिलिटी और डेस्टिनेशन वेडिंग। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का एक बड़ा पॉजिटिव इसका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। फूड एंड बेवरेजेस, हाउसकीपिंग, क्रेविंग और एंटरटेनमेंट जैसी से कई सेवाएं कंपनी आउटसोर्स करती है। इससे कंपनी को कई फायदे मिलते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, फिक्स्ड कॉस्ट कम रहती है, बिजनेस को तेजी से स्केल करना आसान होता है, कैपिटल की जरूरत अपेक्षाकृत कम होती है। कंपनी का अधिकतर बुकिंग सीधे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है, जहां पर कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर के साथ साथ कस्टमर सर्विस चैनल भी अवेलेबल है। डायरेक्ट बुकिंग मॉडल के कारण कंपनी को बेहतर मार्जिन और ग्राहकों के साथ सीधा संबंध बनाने का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ की। भारत में 79% मार्केट शेयर, मतलब घरेलू ओशन क्रूज सेगमेंट में मजबूत स्थिति। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन यानी कंपनी पोर्डिला क्रूज ब्रांड के माध्यम से जानी जाती है। असेट लाइट मॉडल, कम लागत और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ग्रोइंग क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री, भारत में तेजी से बढ़ता हुआ लग्जरी ट्रेवल सेक्टर, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी। नॉर्वेन स्काई और नॉर्वेन सन के जरिए क्षमता बढ़ाने की योजना। अब बात करते हैं इस आईपीओ के साथ रिस्क फैक्टर की, जहां पर कंपनी वर्तमान में मुख्य रूप से एमवी इम्प्रेस पर ही निर्भर है। अगर जहाज में कोई तकनीकी समस्या या ऑपरेशन में कोई बाधा आती है तो बिजनेस प्रभावित हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है क्रूज इंडस्ट्री काफी साइक्लिकल और डिस्क्रिशनरी नेचर की है। आर्थिक मंदी के दौरान लग्जरी ट्रेवल की मांग कम हो सकती है। नंबर 3 पर आता है ईंधन की कीमतों में वृद्धि और विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव कंपनी के मार्जिन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 4 पर आता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन
और जियोपॉलिटिकल परिस्थिति का असर भी कंपनी के बिजनेस पर डायरेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की। 31 ऑफ मार्च 2026 तक कंपनी के पास 245 पे स्थायी कर्मचारी और बाकी कई ऑपरेशनल सेवाएं आउटसोर्सिंग मॉडल के जरिए संचालित की जाती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 23 ऑफ जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है। 25 ऑफ जून तक खुला रहेगा। टेंटेटिवली 1 ऑफ जुलाई के दिन लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 769 से 808 रुपीज का प्राइस बैंड। इशू डिटेल्स की अगर हम बात करें तो 585 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 18 शेयर्स में 14,544 रुपीज के लिए निवेश करना होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के असेट्स में पिछले कुछ वर्षों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दर्ज हुई है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की आय फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले कुछ कम रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी घाटे में थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी मुनाफे में आई। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी के मुनाफे में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसी तरह एबिटा में भी फाइनेंशियल ईयर 25 के मुकाबले कमजोर रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 की तुलना में इसमें हल्की वृद्धि देखने को मिली। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ हुई है। रिजल्ट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी के पास 182.75 करोड़ के नेगेटिव रिजल्ट था, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर लगभग 15.05 करोड़ के पॉजिटिव स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि चिंता की बात यह है कि बढ़ती हुई उधारी फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की कुल बोरोइंग केवल 5.18 करोड़ थी, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 26 में 101.90 करोड़ हो चुकी है। यह स्तर कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स की तुलना में काफी हाई है, जिसे निवेशकों को एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर के रूप में ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और प्रमुख रेशियो की। कंपनी का आरओई 0.92% का, आरओसी 1.14% का, जो फंड के अपेक्षाकृत कमजोर रिटर्न को दर्शाता है। हालांकि कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 92.70 का है, जो नेटवर्थ के मुकाबले अच्छी रिटर्न को दिखाता है। कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.27 का है, जो ये बताता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ अपेक्षाकृत हाई है। वहीं पेट मार्जिन 0.09% है और एबिटा मार्जिन 0.20% है, जिससे साफ होता है कि कंपनी के मार्जिन काफी सीमित है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 65.64 का है, जो काफी ऊंचे स्तर पर दिखाई देता है। कंपनी का ईपीएस 8 का है और आईपीओ के अपर प्राइस बैंड पर इसका पीई लगभग 100.96 पर निकलता है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगा माना जा सकता है। ऐसे में निवेशकों को कंपनी की ग्रोथ संभावना के साथ साथ ऊंचे वैल्यूएशन और बढ़ते कर्ज को भी ध्यान में रखकर निवेश का फैसला लेना चाहिए। अब अगर वाटरवेज लीजर टूरिज्म की तुलना इसके लिस्टेड पेयर्स से करें तो वैल्यूएशंस के लिहाज से कंपनी काफी महंगी नजर आती है। कंपनी का ईपीएस 8.02 है और आईपीओ के अपर प्राइस बैंड पर पीई 100.74 निकल कर आता है, जो अधिकांश पीयर कंपनीज से काफी अधिक है। तुलना करें तो चैलेट होटल का पी 25.73, लेमन ट्री होटल का 40.98, जुपिटर होटल का 31.90, तो वहीं शाही होटल का 6.19, ताज जीवी के होटल्स का 4.97 है, जबकि वाटरवेज रिजर्व्स टूरिज्म का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 92.70% है, जो सभी पीएस कंपनी से अधिक है। कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 65.64, जो चैलेट होटल, लेमन ट्री होटल्स और शामी होटल जैसे पीएस की तुलना में काफी ऊंचा है। केवल इमेजी का वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का पीबीवी और पी इससे अधिक है, लेकिन वहाँ ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही बेहद कमजोर है। कुल मिलाकर वाटरवेज लेजर टूरिज्म अपने पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी की मौजूद मार्केट पोजीशन और ऊंचा रिटर्न ऑन नेटवर्थ सकारात्मक पहलू है, लेकिन 100 का पी और 65 का पीबी के कारण वैल्यूएशंस काफी हाई नजर आती है। अगर इस इंडस्ट्री के रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस की बात करें तो यूएचएम वेकेशन 23.98% के लॉस में है, तो वहीं वेस्टर्न ओवरसीज 6.68% के लॉस में है, जबकि हेलोजी हॉलीडेज 5% के प्रॉफिट में लिस्ट हुई है। सभी आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लिस्ट हुए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट इस इंडस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन देने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है, तो बाय क्रूज शिपिंग एंड लीजिंग आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को डिपॉजिट, एडवांस लीज, रेंटल और मंथली लीज पेमेंट के लिए लगभग
480 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ग्रे मार्केट में फिलहाल 1.74% के आसपास की काफी लो प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश का डिसीजन ना लें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी मिक्स नजर आते हैं और स्पेशली इस पर बढ़ता हुआ कर्ज इसके फाइनेंशियल्स पर प्रेशर क्रिएट करता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में सिर्फ 1% से ऊपर की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो काफी लो प्रीमियम मानी जा सकती है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का मूड माहौल ठीक है, कई कंपनीज के आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ को मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा और इस कंपनी के फाइनेंशियल वैल्यूएशंस ग्रे मार्केट की प्रीमियम और पीयर्स के सामने महंगी वैल्यूएशंस के चलते फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप क्या करने वाले हैं, अप्लाई या जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।